जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है हमारे सिरसा के वन एंड ओनली रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित वासिल, जो कि ना सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट इवन आसपास में 100 किलोमीटर तक भी रेटिना स्पेशलिस्ट हमारे एक ही हैं, जो आज हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमारे इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उसमें धोखा खा जाते हैं, बच्चों की विजन खो देते हैं। आज वो सारी चीजें क्लियर करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर साहब, आपके बारे में कुछ बताएं कि आप सिरसा में कब से हैं? मुझे सिरसा में आए हुए अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट अबाउट 16 ईयर्स हो गए हैं सिरसा में। मतलब स्टार्टिंग में मैंने बाबू बिहारी में नेत्रालय है यहाँ पे हॉस्पिटल था, तो उसमें सर्विस की थी 2 साल के आसपास। उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना हॉस्पिटल शुरू किया था मैडम जी। तो उसके बाद से अभी तक प्राइवेट में ही चल रहे हैं। सिरसा के लोग कैसे लगे आपको? नहीं, बहुत ही मिलनसार लोग हैं, तभी तो यहाँ पे सेटल होते हुए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी और बड़ी खुशी हुई यहाँ सेटल होके। आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ यहाँ पे सेटल होके। तो डॉक्टर साहब, वैसे आईज के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आईज में भी अलग अलग परफेक्शंस होती हैं, लेकिन आज हम जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली आरओपी और डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है। डायबिटीज इतना कॉमन हो रखा है, उसकी वजह से लोग अपना विजन लॉस कर रहे हैं। और आरओपी को डिस्कस करने वाले हैं। आरओपी क्या है? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आरओपी क्या है। हाँ ज़रूर मैडम, मैं आरओपी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब फेटल बीमारी मानी जाती है। हुआ ऐसा है कि पिछले कुछ सालों से अराउंड 10 इयर्स से हमारी जो आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं, हमारे जो पीडियाट्रिक आईसीयूज़ हैं, वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसके कारण जो प्री मैच्योर बेबीज़ थे, जैसे कि ये बीमारी उन बच्चों में होती है जो प्री मैच्योर होते हैं। प्री मैच्योर का मतलब है जो 34 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं, या इससे और भी छोटे बच्चे हैं, उनको हम प्री मैच्योर मान सकते हैं। इसके अलावा जो लो बर्थ वेट बेबीज भी हैं, जिनका भार 2000 ग्राम से कम है, उसको भी आरओपी नाम की ये बीमारी हो सकती है। अब होता ये था कि स्टार्टिंग के फेज में ऐसा था कि फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं थी। ये जो प्री मैच्योर या जो टाइम से पहले पैदा हो जाते थे या कम करते थे, हाँ, उनके सर्वाइवल रेट बहुत कम था। अब सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण ये जो बीमारी है ये भी इट इज एक्चुअली ऑन द इंक्रीज, ये बढ़ रही है बीमारी, और प्रेवलेंस इसका काफी बढ़ गया है। इसमें होता ये है कि जो हमारा रेटिना है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, और बच्चे का बर्थ हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि बहुत लेयर उसकी। हाँ जी, मतलब जैसे उसका फुल टर्म अगर हम देखें बच्चे को, तो उसका 90% रेटिना बना होता है। तो दैट मीन्स कि इट टेक्स अबाउट 10 मंथ्स टू फॉर फुली मतलब ग्रोथ। उसके लिए हमें 10 महीने कम से कम चाहिए होते हैं नॉर्मल बच्चे में। तो जो बच्चा लेटर से 8 मंथ पे मतलब बर्थ हो गया है, या इवन 7 मंथ पे उसका बर्थ हो गया है, तो उसमें रेटिना जो ग्रोथ है वो उसके अकॉर्डिंगली ही है। तो उसमें क्या होता है कि जहां पर उसका ग्रो नहीं हुआ है, वो जो एरिया है उसे हम एवेस्कुलर एरिया बोल देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो उस एरिया में खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी आंखों की नाड़ियां होती हैं रेटिना की, जहां तक रेटिना बन गया है वो थोड़ी फूल जाती हैं, उसे हम डायलिटेशन बोलते हैं। वो फूलने के कारण लेटर ऑन वो बर्स्ट हो सकती है। ठीक है ना, तो दैट कैन लीड टू विट्रियस हैमरेज हो जाती है, जिसके कारण इट कैन लीड ऑन टू ब्लाइंडनेस। तो क्या इसको हम आरओपी को मतलब अगर डायग्नोज कर लेते हैं तो क्या ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है? हाँ जी, बिल्कुल। आई वुड लाइक टू एलेबोरेट ऑन दैट। इसमें ये रहा है कि पीछे कुछ टाइम से इसके लिए बहुत एक प्रोटोकॉल फिक्स किया गया है कि जो भी बच्चा 34 वीक से कम है, या जिसका बर्थ वेट 2000 ग्राम से कम है, उसके लिए एक बार आरओपी स्क्रीनिंग बाय रेटिना ट्रेंड सर्जन, कोई भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो जो रेटिना ट्रेंड है, वो इसकी जांच कर सकता है। और उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है, 60% है, 70% रेटिना बन गया है, या कोई डायलिटेशन वगैरह हो रही है या नहीं। उसको फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिन करने के लिए या तो वीकली बुला लेते हैं या बाई वीकली बुलाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि अर्लियर स्टेज में पकड़ा जाए तो ये बहुत एक सिंपल इसका इलाज होता है, जिसे हम ग्रीन लेजर बोलते हैं। जो भी इस एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है, उस एरिया में हम लेजर कर देते हैं, जिससे उसकी जो फुलावट होती है, जैसे नाड़ियां फूल गई हैं, तो वो वापस अपने नॉर्मल कैलिबर में या नॉर्मल साइज में आ जाती हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, उसके फटने का डर कम हो जाता है।
तो उस तरह से मतलब ये बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है। कुछ केसेस में जैसे कुछ बच्चों में अभी 50% तक ही पर्दा बना हुआ है या 50 के आसपास बना है, तो उस केस में हम इंजेक्शंस भी देते हैं, वो सिर्फ डायलिटेशन को कम करने के लिए। तो ये कुछ इलाज है। बट अगर कोई किसी का मिस हो गया है, चेकअप मिस हो गया है या बहुत डिलेड हमारे पास पहुंचा है, उस केसेस में फिर सर्जरी ऑप्शन रह जाती है। कुछ गोल्डन वीक्स या गोल्डन डेज होते हैं जिन दिनों में वो हम चेक करा सकते हैं, या कभी भी बर्थ के बाद आ सकते हैं? नहीं, उसके लिए एक ना फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे अगर हम 34 वीक्स पे देखते हैं, जो बच्चे हैं 34 वीकर्स हैं, उनमें हमें 4 वीक्स का रखा हुआ है टाइम। लेट अस मतलब दैट मींस बर्थ के बाद 4 वीक्स के अंदर उनको चेकअप जरूर कराना। हाँ जी, वो 28 डेज बन जाते हैं रूटीन में। ये चीज व्यूअर्स थोड़ा सा ध्यान रखें कि बर्थ के बाद 4 वीक के अंदर अंदर आपको एक रेटिना स्पेशलिस्ट जो कि रेटिना में परफेक्ट हैं, वो आपके बच्चे का चेकअप करें और डिसाइड करें कि जो बच्चा है, जो पेशेंट है, उसकी आंखें बिल्कुल सही है या वो आरओपी से है। हाँ एग्जैक्टली, उसमें कितने साइंस हैं आरओपी के, और उसके अकॉर्डिंगली उसका रिपीट चेकअप की जरूरत है या नहीं, रीइवैल्यूएशन की। तो रूटीन में हम जब तक बच्चे का रेटिना पूरी तरह ग्रो नहीं कर जाता या डेवलप नहीं करता, तब तक हम बच्चे का फॉलोअप रखते हैं, जो कि इट मे टेक अबाउट 2 months ऑल्सो। तो सर, जैसे कि जिन बच्चों में आरओपी डायग्नोज हो गया, तो उनके ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहते हैं मोस्टली, जिससे कि बच्चा भी कंफर्ट रहे, फैमिली भी कंफर्ट रहे, इस तरह की क्या आपको ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं उनको? देखो मैडम, इसमें जो आरओपी वाले बच्चे होते हैं उसमें हमें स्टेजिंग के अकॉर्डिंगली हम वैसे इलाज करते हैं। जैसे लेट अस से अगर वो बच्चे का, मैं लेम लैंग्वेज में बताऊं तो अगर 40 से 50% तक रेटिना बना हुआ है, उस केस में हमें कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, उसे हम एंटी वेजेफ इंजेक्शंस बोलते हैं। जिसका मेन मकसद ये होता है कि जो डायलिटेशन है, जो फुलावट है उनकी ब्लड वेसल्स की, उसको रिड्यूस कर देती है ताकि उसके फटने के चांसेस कम हो जाए। फटने के कारण क्या हो सकता है कि वही जैसे आपको बताया है कि उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी और विजुअल लॉस हो सकता है। तो एक वो ऑप्शन है। बट ज़्यादातर बच्चे हम जो देखते हैं वो 60% के रेंज में रहते हैं, जिसमें ग्रोथ 60% के आसपास रेटिना की हो चुकी है। तो उन सभी बच्चों में हमें पीआरपी बोलते हैं हम, ग्रीन लेजर ट्रीटमेंट होता है। वो एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। तो कोई भी आरओपी ट्रेंड जो है, या रेटिना सर्जन हो या आरओपी ट्रेंड हो, क्या ये पेनफुल है, पेनलेस है, क्या है? इसमें थोड़ा बहुत पेन जरूर हो सकता है, बट द ओनली थिंग इज कि ये करना बहुत ही जरूरी है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे अंडर जीएबी किया जाता है या अंडर सुपरविजन ऑफ एन एनेस्थेसिस्ट। बट छोटे शहरों में हम अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पीडियाट्रिशियन वी यूजुअली डू दिस लेजर ट्रीटमेंट्स। अगर ये ट्रीटमेंट लेने में लोग लेट हो जाएं तो क्या ब्लाइंडनेस भी आ सकती है बच्चे को? हाँ बिल्कुल। अगर वैसे तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली सभी पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो इसको प्रॉपरली हमेशा फॉलोअप करवाते हैं। हाँ, आरओपी स्क्रीनिंग हमेशा ही करवाते हैं। जैसे 28 वीक से कम है तो उसका 3 वीक्स पे भी करना जरूरी होता है। या जो 34 वीक्स से के आसपास वाले बच्चे हैं उन सभी का हम 4 हफ्ते पे, लेट अस से 28 डेज पे करवाना बहुत जरूरी होता है उसमें। कई बार कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि वो लोग अगर घर में देखते हैं कि बच्चा दिखने में ठीक है, आंखें ठीक है, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये बाहर से तो विजिबल प्रॉब्लम होती है या नहीं होती? इसके लिए कुछ लोगों में मिथ्स है। हाँ नहीं, ये हमें भी बहुत सारे लोग आके कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर से देखने में तो हमें कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। बट ओनली थिंग इज कि रेटिना जो है ये मतलब देखा जाए तो ये आंखों की सबसे अंदरली अंदरूनी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लेयर है, परत है। ठीक है, तो इसको देखा ही नहीं जा सकता बाहर से। तो इसे हम स्पेशली दवाई डाल के पहले भी दवाई डाल के देखना पड़ता है। हाँ जी एग्जैक्टली। और ये मतलब सभी को समझना चाहिए कि ये अंदरूनी चीज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिना जो है वो एक नर्वस टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो उसमें कोई भी दोबारा से उसे हम रीजनरेट नहीं कर सकते। ये चीज थोड़ा सा गौर करने लायक है कि डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि जो रेटिना की कोई भी प्रॉब्लम है कभी भी आपको बाहर से, फेस से विजुअल नहीं होगी। और अगर एक बार आपने डिले कर दिया, एक बार आपने लेट कर दिया आने में, तो बच्चा लाइफ टाइम ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, लाइफ टाइम के लिए अपनी आंखों की विजन वो खो सकता है। तो ऐसा होने से पहले जो भी प्रोटोकॉल है, आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको आरओपी स्क्रीनिंग बोली है, आपके आई सर्जन ने आपको टाइम दिया है, तो आप जरूर उस टाइम पे पहुंचे और स्क्रीनिंग कराएं। तो डॉक्टर साहब, अब हम डायबिटिक रेटिनोपैथी पे आते हैं। हाँ, जरूर। तो डायबिटीज में जो लोग बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी हमारे पास जो डायबिटिक के लिए डाइट प्लान बनवाते हैं, वो लोग भी बोलते हैं थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो ऐसा उसमें उनके रेटिना के साथ ऐसा क्या हो जाता है?
हाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, आप भी अपने फील्ड में देखते होंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज़ जो है हमारी आँखों की जो नाड़ियाँ हैं, ब्लड वेसल्स है, उसमें ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर करती है। जो हाइपरग्लाइसीमिया है, इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी आँखों की नाड़ियाँ हैं, उसमें लीकेज शुरू हो सकती होती है। तो ये लीकेज एक्चुअली सभी ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर सकती है, बट आँखों में हम उसको डायलेट करके रेटिना को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, उसकी इमेजिंग कर सकते हैं। और आँख एक बहुत ही वाइटल पार्ट होने के कारण हल्की सी भी उसमें कोई दिक्कत आती है, लीकेज होती है, तो उससे विजन लॉस होता है पेशेंट ब्लर का, होके जल्दी ब्लरिंग पता हो चल सकती जाता है। है। हाँ, एग्जैक्टली। बट इसमें रूटीन में जब तक पेशेंट, अगर हम ये सोचें कि पेशेंट को जब प्रॉब्लम आएगी तब वो आएगा, तो ये बहुत ऑलरेडी डिले हो चुका होता है। ओके। तो आइडली हम सभी को ये कहा जाता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट मतलब 5 साल तक रूटीन में हम देखते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस नहीं होती, बट 5 से 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 60 to 70% जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस हमेशा ही पाई जाती हैं। ओके। तो अबव अगर कोई 5 साल से ऊपर किसी को डायबिटीज हो चुकी है, तो उससे जरूरी एक बार एनुअल चेकअप हम बोलते हैं इसको, ओके। मतलब वो बहुत ही जरूरी तो क्या है। एनुअल चेकअप काफी है या उनको हाफ ईयरली क्वार्टरली भी कराना चाहिए? हाँ, करवाना पड़ सकता है। वो ही अगर फर्स्ट टाइम वो एक बार चेकअप करवा लें, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनको एनुअल या 6 मंथली या इवन 3 मंथली और मंथली भी ज़रूरत पड़ सकती होती है कुछ केसेस में। क्योंकि इसमें भी स्टेजेस हैं, जैसे हमने बताया पहले भी आरओपी में स्टेजेस होती हैं, इसमें भी स्टेजेस हैं। स्टेजेस माइल्ड है, मॉडरेट है, और उसके बाद स्वेयर भी है, और उसके बाद बहुत मतलब आंखों में ब्लीडिंग भी होने के चांसेस हो सकते होते हैं। तो पैथोलॉजी क्या होती है डायबिटीज़ में कि सिर्फ ब्लड वेसल जो हैं वो लीक करती हैं, और वो हमारी पर्दे के अंदर ही हैं। तो जब भी वो लीक करेंगी, या तो उसमें से पानी निकलता है या उसमें से ब्लड निकल सकता होता है। तो पानी अगर आ जाता है तो वो अडीमा क्रिएट कर देता है। अडीमा मतलब सोजिश हम बोल देते हैं उसको, स्वेलिंग बोल देते हैं। और अगर ब्लड आ जाता है तो इमीडिएटली उसका विजन लॉस हो जाएगा, क्योंकि ब्लड इज रेड इन कलर, और जब वो रेटिना के अंदर रहता है तो वो ब्राउनिश और या ब्लैक हो जाता है। तो इट लीड्स टू इमीडिएट लॉस ऑफ विजन। तो क्या उसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं, या इमीडिएट जो विजन लॉस हो गया वो हमेशा के लिए हो गया? नहीं, जो अडीमा है उसमें हम हमेशा रिकवरी हो सकती है, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अर्लियर स्टेजेस में ये रिवर्सिबल है। बट अगर वो अडीमा भी बहुत टाइम रहता है, तो उससे क्या होता है कि कहीं भी जैसे पानी बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, तो वो जो रेटिनल जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो मर सकते होते हैं। वंस इट हैपन्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया उस अडीमा को, तो उसमें वो दोबारा रीजनरेट नहीं करते। उसमें अडीमा कम भी हो जाएगा तो विजन उसकी वापस नहीं आती पेशेंट की कई बार। तो थोड़ा सा विजिलेंट इसमें रहने की ज़रूरत रहती है कि आपको सही टाइम पे रेगुलर चेकअप, हाँ, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या डायबिटिक जो पेशेंट है उसमें सिर्फ आई सर्जन का ही रोल है या डाइटिशियन का भी रोल है? नहीं, बहुत ज़्यादा रोल है डाइटिशियन का, बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि दिस इज़ ऑल डाइट डिपेंडेंट। क्योंकि ये देखा गया है कि इवन अगर हम आँखों में जैसे अडीमा है, तो उन सभी केसेस में हमें एंटी VEGF जैसे हमें लगाने पड़ सकते होते हैं। उसका मतलब है एंटी VEGF इंजेक्शन ये होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो फिर से उसका जो है अडीमा कम कर देंगे, जिससे उसका विजन बेटर हो जाएगा। बट सेकंड थिंग इज़ ये भी देखा गया है कि अगर उसकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं वो, इन दैट केस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो डाइट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कारण बहुत कम इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत कम दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, और पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत बेटर आता है विद lesser number of injections, lesser number of interventions। मींस आपके केसेस में डाइटिशियन का रोल पैरेलल बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डायबिटीज में इट इज अ मस्ट, एक्चुअली इट इज अ मतलब बहुत मस्ट। डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्सल है? हाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी बिल्कुल रिवर्स हो सकती होती है अर्लियर स्टेजेस में, अगर आप डाइट अच्छा प्लान फॉलो कर रहे हैं या अपना मेडिसिन से भी जिस तरह से भी उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहे हो, मतलब वेट लॉस प्रॉपर है आपका, एक्सरसाइज प्रॉपर है, जितने भी प्रिस्क्राइब्ड है आपको आपके डायबिटीज़ के स्टेटस के अकॉर्डिंगली, तो श्योरली देयर आर रिवर्सल साइंस। अगर बहुत अच्छा आपका है मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल, अगर ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत नॉर्मल रहता है कुछ सालों तक, तो ये देखा गया है कि जो चेंजेस आ भी चुके हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। कई बार हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमें बोल रहे हैं कि लेजर करवाने से तुम्हारा रेटिना खराब हो जाएगा। तो ये मिथ है, फैक्ट है, क्या है?
हाँ, ये कुछ एक मिथ्स हैं जो, या जो भी फैक्ट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये भी शेयर करना चाहूँगा कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं। जैसे हमने बताया कुछ इसमें अडीमा हो सकता है, या कुछ केसेस में हैमरेज भी हो सकती है आँख के अंदर। तो हैमरेजेस हमें ये देखना होता है कि वो कहाँ से हुई हैं। उसके लिए हमें एंजियोग्राफी या CT स्कैन करते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये इसमें अडीमा कितना है और कहाँ से हो रही है। अगर तो हम उस पॉइंट को कोई एक हमें लग रहा है वेसल है जहाँ पे लीकेज हो रही है, उसको हम लेजर करके उसको बंद भी कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, ताकि उससे अडीमा होने वाली जो वेसल है वो बंद हो गई है तो शायद कम हो जाएगा, परमानेंट बंद हो, हाँ वो परमानेंट बंद हो जाएगा। बट ये है कि कहीं और से जरूर लीकेज हो सकती है, बट द थिंग इज कि वो वाला बंद, एक पॉइंट बंद हो जाएगा। और इसलिए लेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड थिंग है, एंटी VEGF हमें यह हेल्प करता है कि अडीमा एकदम से रिड्यूस कर देगा, और उसके कारण अगर उसके बाद वो अपना डाइट कंट्रोल प्रॉपर रखें, अपना डायबिटीज स्टेटस जो है, जो ब्लड शुगर लेवल्स है, HbA1c उसका अगर कंट्रोल में रहता है तो वो मेंटेन किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर लेजर का इस तरह से कोई भी बुरा रोल नहीं है। लेजर इज एक्चुअली प्रिजर्वेशन ऑफ योर विजन को प्रिजर्व करता उसको है। प्रिजर्व जो करता है। ये व्यूअर्स हमारे कई बार बोलते हैं कि लेजर के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपके विजन को सेव करने के लिए, आपके विजन को प्रिजर्व करने के लिए लेजर किया जाता है। लेजर डॉक्टर कभी भी शौकिया नहीं करते हैं। ये चीज आपको क्लियर करना था। मुझे भी कई बार पेशेंट मिलते हैं जो बोलते हैं मैम लेजर कर दिया, मेरा रेटिना आगे के लिए वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्या साइड इफेक्ट है? तो ऐसा वो ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब हमने आपसे इसलिए किया। तो डॉक्टर साहब आप क्या मतलब पेशेंट्स को गाइड करना चाहेंगे कि वो अपने रेटिना को सेफ रखें, डायबिटीज को अपना कंट्रोल रखें, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें कि ये प्रॉब्लम्स उनको फेस ही ना करनी पड़े? हाँ, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए अगर हम देखें तो उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की जा सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डायबिटीज़ वालों के लिए डाइट ही रहती है हमेशा। ये डाइट उनकी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए है, क्योंकि इससे मतलब ये इट इज़ नियरली थेराप्यूटिक। जो डाइट है वो थेराप्यूटिक की तरह काम करती है डायबिटीज़ के केसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा गया कि रिवर्सल, जैसे मैडम ने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो रिवर्सल ऑफ द साइंस जो हम देखते हैं रेटिना में वो देखे गए हैं जस्ट डाइट मॉडिफिकेशन से ही। सेकेंड थिंग, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपना डायबिटिक स्टेटस जो है वो मेंटेन करके रखना है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपके लेवल्स आपको बताए गए हैं आपके फिजिशियन द्वारा, उसको मेंटेन करके रखें, तो आपको जो आंखों में आने वाली प्रॉब्लम्स है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम हो जाएंगी। और थर्डली, आपको रेगुलर चेकअप, अगर आपको एनुअल बताया गया है, आई मीन टू से मतलब ईयरली जैसे चेकअप्स हैं, तो ईयरली चेकअप आपको एक बार कराना बहुत ही ज़रूरी है 5 to 10 ईयर्स वाले मतलब पेशेंट्स में। अगर 10 साल से ऊपर हैं तो हो सकता है उनको 3 मंथली या 6 मंथली चेकअप्स के लिए एडवाइस किया गया हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजिंग ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो अकॉर्डिंगली वो करें तो मतलब डायबिटीज़ इज़ मैनेजेबल डिजीज़, इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर कुछ लेज़र बताया जाता है तो दैट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू योर स्टेजिंग, और उसको करवाना ही चाहिए है, क्योंकि ये आपकी आंख को बचाने के लिए है। क्योंकि हमारे पास इतने अब पेशेंट्स आते हैं रेटिना के जो जिसमें मतलब ऑलरेडी विट्रियस हैमरेज हो चुकी है, उसमें रेटिनल डिटैचमेंट्स भी हो जाती है, बहुत लेट स्टेज में आते हैं हमारे पास। तो उसमें फिर कुछ केसेस में तो हम बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं कि भाई अगर आप मेरे पास 2-3 साल पहले भी आए होते तो शायद हम इसमें ऐसे कर देते, उसका विट्रेक्टमी कर सकते थे, उसमें मतलब किसी भी तरह उसे बचा सकते हैं विजन। कोई एक ऐसा पेशेंट का किस्सा बताएं, जो चाहे आप पेशेंट का नाम ना भी बताना चाहें तो कोई एक ऐसा किस्सा बताएं जिसमें पेशेंट आपके पास बिल्कुल विजन लॉस के साथ ही आए, लगभग लॉस के साथ, और आपको लगा कि ये विजन इसकी आ सकती है, और पेशेंट बिल्कुल होपलेस है, पेशेंट को पता है कि मैं तो बिल्कुल खत्म करके आया हूँ, और वो पेशेंट अभी भी आपके पास है और सेटिस्फाइड है? हाँ, ऐसे वैसे तो मैडम बहुत सारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आप तो प्रैक्टिस करते हो इस समय तो लोकल भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी दूर, मतलब जैसे इवन वो दिल्ली में गए थे, गुड़गांव में, उनको वहाँ पे भी PDR के पेशेंट्स होते हैं। PDR का मतलब होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें उनको विट्रियस हैमरेज हो जाता है, साथ में ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट्स हो जाती हैं। तो उनके बोथ आइज में इस तरह की प्रॉब्लम थी। वो शायद मेदांता में जाके आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, बट वो
सिरसा से थे, तो उन्होंने दे केम ओवर हियर कि नहीं हम वहीं से करवा लेंगे सर्जरी। जी। तो यहाँ पे सर्जरी हुई है उनकी, तो प्रेजेंटली ऑल्सो दे आर कमिंग फॉर फॉलोअप्स, और बहुत अच्छी विजन उनकी वापस आ गई थी। डिटैचमेंट मींस क्या पूरा पर्दा उखड़ जाता है? हाँ, रेटिनल डिटैचमेंट एक तरह की चीज़ है कि हमारी आंख में रेटिना अपने जगह से हिल जाना या खिसक जाना, उसके हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। वो कंप्लीट भी हो सकता है या सब टोटल भी हो सकता है, मतलब आधा अधूरा भी उखड़ सकता है या पूरा भी उखड़ सकता है। तो उसको हम पूरा अच्छे से वापस उसको अपनी सीट पे कवर कर सकते हैं? हाँ, उसको अपनी जगह पे दोबारा से ना, हाँ, सर्जरी के दौरान मतलब के द्वारा ही उसको दोबारा से अपनी जगह पे चिपकाया। हाँ, उसके लिए कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है बिसाइड्स द सर्जरी। सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन है परिवार में? परिवार में अभी सिरसा में जैसे है, मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, और वह यहीं लोकल कॉलेज में टीच कर रहे हैं। तो शी इज़ अ प्रोफेसर राइट नाउ देयर। और मेरे 2 किड्स, बेटा बेटी है, और दोनों अभी +1 में है। तो दोनों +1 में मींस ट्विंस हैं? एग्जैक्टली जी। तो डॉक्टर साहब आप आए और हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, और डॉक्टर साहब के साथ अभी हमारे रेटिना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। डॉक्टर साहब के लिए एक टॉपिक अभी यूवेटिस, जो मतलब मेरा भी पसंदीदा टॉपिक है, यूवेटिस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट विजिट पे। और डॉक्टर साहब को हम एक विजिट और बुलाएंगे रेटिना की, क्योंकि हमें सारे टॉपिक इन्हीं के साथ डिस्कस करने हैं, और ये एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है, इसमें टॉपिक्स की कमी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यूवेटिस रहेगा। डॉक्टर साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी। हाँ, थैंक यू मैडम, आपने बुलाया हमें यहाँ पे, और एंड यू गेव मी अपॉर्चुनिटी कि अपने मैं व्यूज रखूँ सभी पब्लिक के सामने। थैंक यू सो मच। जी सर, मोस्ट वेलकम। जय श्री बालाजी।